बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स से। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है क्या? ए बॉडी इज बैलेंस्ड इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन इट। यानी कि कोई भी बॉडी उस वक्त बैलेंस हो जाएगी जब जितनी भी फोर्सेस जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं, या जितने भी टॉर्क्स जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, और वो तमाम फोर्सेस जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही हैं या टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो उस वक्त बॉडी बैलेंस हो जाती है। क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के इक्वल आ जाएं तो वो बॉडी बैलेंस हो जाती है। इस रूल को हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहते हैं। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा? आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में क्लॉक की नीडल मूव करती है उस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हो, तो उसको क्लॉकवाइज मूवमेंट कहेंगे। और वो डायरेक्शन जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में नीडल मूव करती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रही होगी, तो उसको काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहेंगे। अब देखते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट्स क्या होगी। Clockwise movement, a force that turns a spanner in clockwise direction is generally used to tighten a nut. The torque or moment of force so produced is called clockwise movement. यानी कि वो फोर्स जो स्पैनर को टर्न करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये बेसिकली एक नट को टाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फोर्स नट को टाइट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ऐसा टॉर्क या मोमेंट जो फोर्स की प्रोड्यूस होगी उसको हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कहेंगे। अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे एक गाड़ी के नट को टाइट करने के लिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है उसको क्लॉकवाइज मूवमेंट का नाम देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है? ए फोर्स दैट टर्न्स अ स्पैनर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज जनरली यूज्ड टू लूज द नट। द टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यानी कि वो फोर्स जो स्पैनर को टर्न करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये फोर्स नॉर्मली किसी भी नट को लूज करने के लिए अप्लाई की जाती है, तो उस वक्त टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स जो प्रोड्यूस होगी उसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहेंगे। डायग्राम में देखें तो एक टायर के नट को लूज करने के लिए जो फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई की जा रही है इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का नाम देंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन जो यहाँ पे डायग्राम में शो की गई है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। क्योंकि जिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने यहाँ पे देखी थी तो ये दोनों फोर्सेस सेम है, क्लॉक की डायरेक्शन में ही है, इस वजह से इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है क्योंकि ये क्लॉक जिस डायरेक्शन में क्लॉक की नीडल मूव करती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या है। Center of mass of a system is such a point where an applied force causes the system without rotation. Center of mass किसी भी सिस्टम का वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो ऑब्जेक्ट विदाउट रोटेशन मूव करता है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें तो इस पर्सन ने एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया, इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो रेड डॉट की सूरत में दिखाया गया है। ये ऑब्जेक्ट जब उसने थ्रो किया तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ गया है, लेकिन जहाँ पे ऑब्जर्व करने की जो बात है वो ये है कि ये ऑब्जेक्ट अपने सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस रोटेट करता हुआ गया है। सेंटर ऑफ मास ने वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं छोड़ी, वो सेम वही डायरेक्शन रही है। तो ये जो पॉइंट रेड कलर का है इसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अगर इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम फोर्स अगर इसके सेंटर ऑफ मास पे लगाकर पुट करें तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में ऐसे आगे की तरफ जाएगा। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ए फोर्स अप्लाइड एट सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क इन इट। कि जब हम सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। दैट इज द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एफ विदाउट रोटेशन। और इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी मूव करेगी फोर्स एफ की डायरेक्शन में रोटेट किए बगैर। अगर आप इस डायरेक्शन में देखें, इस डायग्राम में देखें
तो जो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है, जब उस पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो ये ऑब्जेक्ट विदाउट रोटेशन आगे की तरफ मूव करता है। तो ये जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई की गई है वो सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? ए पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो पॉइंट जिस पॉइंट पे उस बॉडी का होल वेट ऐसा लग रहा होता है कि वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर हो रहा है, मतलब उस पॉइंट पे उस बॉडी का होल वेट एक्ट कर रहा होता है, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं। एक्सप्लेनेशन में, कोई भी बॉडी, हम सपोज करते हैं कि एक बॉडी है और वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है। अर्थ अट्रैक्ट करता है हर पार्टिकल को वर्टिकली डाउनवर्ड अपने सेंटर की तरफ। क्यों? ग्रेविटी की वजह से। द पुल ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स वेट, यानी कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो वो किस वजह से है? इसके वेट की वजह से। दीज फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स आर ऑलमोस्ट पैरेलल। वो फोर्सेज जो उन पार्टिकल्स पे अप्लाई हो रही होंगी वो तमाम पैरेलल होंगी। The resultant of all these parallel forces is a single force equal to the weight of the body. उन तमाम पैरेलल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो एक सिंगल फोर्स होगी और वो उस बॉडी के वेट के इक्वल होगी। ए पॉइंट वेयर दिस रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी ऑफ द बॉडी। यानी कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ की तरफ अप्लाई हो रही होती है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी के नाम से जानते हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे डिफरेंट पार्टिकल्स का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और ये तमाम लाइंस पैरेलल हैं आपस में। क्योंकि ये वेट है और वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, अर्थ उस सब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये तमाम फोर्सेस पैरेलल हैं। और ये वो पॉइंट है जो इन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट है और ये भी किस डायरेक्शन में है? अर्थ की डायरेक्शन में है और इसको W का नाम दिया है। ये वो पॉइंट है जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म सॉलिड रॉड की क्या होती है? बेसिकली हम यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड रॉड लाइज एट द पॉइंट वेयर इट इज बैलेंस्ड। वो पॉइंट जिस पे सेंटर ऑफ ये जो रॉड है वो बैलेंस हो जाता है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं और वो ये रेड पॉइंट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म स्क्वायर और रेक्टेंगल इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। यानी कि स्क्वायर या रेक्टेंगल उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो पॉइंट होगा जहाँ पे उस स्क्वायर या रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पॉइंट है और रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पॉइंट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क और ए सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर इज इट्स सेंटर। यानी कि कोई भी हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हो, सॉलिड हो या हॉलो हो, उसका जो सेंटर होगा वही हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। Center of gravity of a uniform triangular sheet is the point of intersection of its medians. जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ट्रायंगुलर शीट का वो हमारे पास वो पॉइंट होगा जहाँ पे उस ट्रायंगल के मीडियंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे इस ट्रायंगल में इसके मीडियंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मजीद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज सेंटर ऑफ द रिंग। यानी कि रिंग का जो सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड और हॉलो सिलेंडर इज द मिडल पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। आप डायग्राम में देखें तो जहाँ पे हॉलो या सॉलिड सिलेंडर दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसका जो एक्सिस का मिडल पॉइंट है वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम किसी भी इर्रेगुलर शेप की जो शीट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। ए सिंपल मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज बाय द यूज ऑफ प्लम्ब लाइन। हम प्लम्ब लाइन यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत आसान तरीके से मालूम कर सकते हैं। ए प्लम्ब लाइन कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटल बॉक्स सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग। जो प्लम्ब लाइन है वो बेसिकली क्या होती है, वो उसमें
एक स्मॉल मेटल बॉब होता है जिसको सपोर्ट किया गया होता है एक स्ट्रिंग से। When the bob is suspended freely by the string, जब बॉब को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है स्ट्रिंग के साथ, it rests along vertical direction due to its weight acting vertically downward। तो वो क्या करता है, रेस्ट करता है वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि उसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। इन दिस स्टेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब इज एग्जैक्टली बिलो इट्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो इस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उस बॉब का वो एग्जैक्टली बिलो एग्जिस्ट कर रहा होगा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक प्लम लाइन है, ये स्ट्रिंग है और ये बॉब है, स्ट्रिंग के साथ अटैच हुआ है। अब हम इन प्लम लाइन को यूज़ करके किसी भी इर्रेगुलर शेप का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कैसे फाइंड करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं कि टेक एन इर्रेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, मेक होल्स ए बी एंड सी नियर द एज एज शोन इन फिगर। ये हमने एक इर्रेगुलर शेप कार्ड लिया और इसके ऊपर 3 होल्स, होल ए बी और सी कर दिए। सेकंड पॉइंट, fix a nail on the wall, support the cardboard on the nail through one of the holes, let it be A, so that the cardboard can swing freely above A। तो हमने दीवार के ऊपर एक कील लगाई और उस कील के साथ इस कार्डबोर्ड को होल A के साथ हैंग कर दिया। थर्ड पॉइंट, the cardboard will come to rest with its center of gravity just vertically below the nail। Vertical line from A can be located using a plumb line hung from the nail, mark the nail line on the cardboard behind the plumb line। तो हम क्या करेंगे कि वो प्लम लाइन लेनी है और उसको इस नेल के साथ हैंग कर देना है। नेल के साथ जब हैंग करेंगे कि वो प्लम लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैंग हो जाएगी। जहाँ पे हमने क्या करना है, एक स्केल लेके यहाँ पे ऐसे लाइन लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद हम रिपीट करेंगे इसी प्रोसेस को, मतलब उसी तरह हम बी पॉइंट के साथ इस कार्डबोर्ड को हैंग करेंगे, जैसे ये डायग्राम दिखाया हुआ है। नेल के साथ इस कार्डबोर्ड को बी पॉइंट पे हैंग किया और उसके बाद प्लम लाइन इस नेल के साथ हैंग की। तो जिस डायरेक्शन में प्लम लाइन की स्ट्रिंग है वहीं पे हमने स्केल की मदद से लाइन लगा दी। ये दोनों लाइंस, जो अभी लाइन लगाई और जो पहले लाइन लगा चुके थे, ये एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, उस पॉइंट को जी का नाम दिया। फिफ्थ, सिमिलरली ड्रा ए लाइन फ्रॉम सी। इसी तरह हमने क्या किया कि इस कार्डबोर्ड को सी होल के साथ हैंग किया और फिर हमने यही प्लम लाइन लेकर इस नेल के साथ हैंग की और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है तो इस स्ट्रिंग के साथ प्रॉपर नीचे की तरफ लाइन लगाई। यही लाइन भी बाकी 2 लाइंस को उसी पॉइंट जी पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इन तीनों लाइंस को हम जब ड्रॉ करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो एक ही कॉमन पॉइंट जी से गुजर कर जा रही हैं। तो ये जी बेसिकली क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। दिस कॉमन जी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार्डबोर्ड। तो इस प्रोसेस के जरिए से हमने क्या किया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक इर्रेगुलर शेप का फाइंड किया। अब हम देखते हैं कि कपल क्या होता है। A couple is formed while 2 unlike parallel forces of the same magnitude but not along the same line। कपल उस वक्त फॉर्म होता है जब 2 unlike parallel forces जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। एग्जाम्पल देखते हैं। When a driver turns a vehicle, जब ड्राइवर व्हीकल को टर्न करता है, कार को मूव करना चाह रहा है लेफ्ट या राइट, he applies force that produce a torque। तो वो एक फोर्स अप्लाई करता है जो कि एक टॉर्क प्रोड्यूस करती है। This torque turns the steering wheel। ये टॉर्क क्या करता है, स्टीयरिंग व्हील को टर्न करता है। These forces act on opposite sides of, जहाँ पे ऑफ आएगा ओ आएगा। These forces act on opposite sides of the steering wheel and are equal in magnitude but opposite in direction। ये फोर्सेस जो अपोजिट साइड्स पे अप्लाई कर रही है स्टीयरिंग व्हील पे, वो एक इक्वल हैं लेकिन उनका इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। These two forces form a couple। ये दोनों फोर्सेस मिलकर क्या बनाती हैं, कपल बनाती हैं। आप अगर डायग्राम में देखें तो ये एक स्टीयरिंग व्हील दिखाया गया है। अगर हमने कार को
लेफ्ट साइड पे मूव करना चाहते हैं तो हम स्टेयरिंग पे यहाँ पे अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे और यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस वजह से ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो प्रोसेस है, ये दोनों फोर्सेस और ये जो डिस्टेंस है, ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये सारा प्रोसेस कपल कहलाता है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, ये डबल आर्म स्पैनर इज यूज्ड टू ओपन अ नट। एक डबल आर्म स्पैनर यूज किया जाता है एक नट को ओपन करने के लिए। ईच फोर्सेस, ईच ऑफ equal forces each of magnitude F are applied on ends A and B of a spanner in opposite direction as shown in figure। क्या किया जाता है कि इस डबल आर्म स्पैनर के A और B पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाती है। A पॉइंट पे अप की तरफ फोर्स लगाई गई और B पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई की गई है। These forces form a couple that turns the spanner about point O। ये दोनों फोर्सेस क्या करती हैं, कपल प्रोड्यूस करती हैं जो कि स्पैनर को पॉइंट ओ के अक्रॉस रोटेट करवाती हैं। द टॉर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द फोर्सेस ऑफ द कपल हैव सेम डायरेक्शन। जो टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इस कपल की वजह से, इन दोनों फोर्सेस की वजह से, वो बेसिकली क्या करता है, एक कपल फॉर्म करता है। थस द टोटल टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल विल बी, जो टोटल टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो किसकी इक्वल होगा, F जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई की जा रही है मल्टीप्लाई बाय ओ ए, यानी कि जो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी इक्वल होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो F मल्टीप्लाई बाय ओ ए प्लस दूसरी साइड पे फोर्स मल्टीप्लाई बाय ओ बी, फोर्स लेंथ F इंटू ओ बी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो टोटल टॉर्क ऑफ द कपल आ जाता है F यहाँ से कॉमन आ जाएगा इंटू ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए से ओ बी तक का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली ए बी के इक्वल है, तो टोटल टॉर्क यहाँ पे F क्रॉस ए बी आ जाएगा जो टॉर्क कपल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। टोटल टॉर्क ऑफ ए कपल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू फोर्सेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। आप यहाँ पे देखें फार्मूले में, तो इस फार्मूले को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है कि टॉर्क ऑफ ए कपल किस फॉर्म में गिवन है, फोर्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स लेनी है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। टॉर्क ऑफ द कपल किसकी इक्वल होगा, कोई एक फोर्स, और इन दो फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे वो ए बी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसकी इक्वल आएगा, टॉर्क ऑफ कपल के। मजीद वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिए।